तो यहाँ पे देखिए कहते हैं कि द्विवेदी मेले की जो प्रेरणा है वे वही थे, यानी उर्दू चाँद के कुछ समय तक संपादक भी रहे और प्रयाग में पहले गजवी कांग्रेस उन्होंने जो है गजवी कांग्रेस जो था उन्होंने अपने कृष्ण कुंज में कराई थी, जिसमें मैंने भी पहले पहल विष्णु दिगंबर का नाम सुना था, पहली बार उनका नाच देखा था। मीरा के भजन पर पायो जी मैंने राम रतन धन पाई, संत कलाकार का वो समन्वय, शुभ्रता और सौंदर्य का वो मेल कभी भूलने की चीज़ नहीं है। अर्धनारीश्वर का साक्षात दर्शन जैसे तन मन प्राण तृप्त हो गए मेरे। यूनिवर्सिटी में मेरे सहकक्षियों में कहते हैं कि अवध बिहारी लाल थे, जो आजकल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। वाइस चांसलर के लिए उपकुलपति मुझे पसंद नहीं, चांसलर को कुलाधिपति कहें। प्रकाश चंद्र गुप्त थे, जो आजकल अंग्रेजी विभागाध्यक्ष हैं। ब्रजलाल गुप्त जिनके सभी भाई करीब आधे दर्जन के आईसीएस में आए, जो आजकल हाई कोर्ट में वकील हैं। 1929 की बीए फाइनल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम 3 स्थान पाने वालों में हम लोग थे। अवध बिहारी प्रथम थे, प्रकाश चंद्र द्वितीय थे, ब्रजलाल और मैं तृतीय। 3 स्थान पाने वालों में हम लोग थे और इस तरीके से चौथा स्थान विद्याशंकर को मिला था, जो आईसीएस में आए। बाद में सरदार पटेल के निजी सचिव बने। फिर उड्डयन मंत्रालय के मुख्य सचिव अब रिटायर हो चुके हैं। दिल्ली में 11 नवंबर बिलिंगटन क्रिस्टन पे रहते थे। मैं 13 में हूँ। कभी कभी मिलकर हम यूनिवर्सिटी के दिनों की पुरानी यादें जगाते थे। भगवत शरण उपाध्याय थे, प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ, हिंदी के भी बहुविध गद्य लेखक। अपनी कृतियों से जनसाधारण और विद्वत समाज में भी परिचित समाधारित। आर्य कुमार सभा का सदस्य होने के नाते आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो थे पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, जो कायस्थ कर्म से अपने को ब्राह्मण और पेशे से उपाध्याय मानते थे। डीएवी स्कूल के हेडमास्टर थे। उनके सुपुत्र सत्य प्रकाश और विश्व प्रकाश से मेरा परिचय हुआ। कुछ समय में सभा का मंत्री था, तब सेक्रेटरी के लिए मंत्री का प्रयोग होता था, अब सचिव का होता है। मंत्री मिनिस्टर हो गया। हम लोग चंदा करके सातार्थ प्रकाश आधे मूल्य में देते थे। इस आशय की एक स्लिप पुस्तक पर चिपकी रहती थी और उस पर मंत्री जी की जगह पर मेरा नाम छपता था। बड़ा अच्छा लगता था। संभव है किन्हीं के पास ऐसी प्रति हो। सत्य प्रकाश उन दिनों केमिस्ट्री में शोध करते थे, डॉक्टरेट लेकर यूनिवर्सिटी में। बाद को लेक्चरर हुए, फिर विभागाध्यक्ष भी बने। यवन में कविता करते थे। जब मैं बीए के दूसरे वर्ष में पढ़ता, उन्होंने अपनी कविताओं का एक संग्रह प्रतिबिंब नाम से छपवाया था। भूमिका अंग्रेजी में लिखी थी। बाद चलाने के महत्वाकांक्षी थे। छायावाद की टक्कर में बिंबवाद, जिसकी उन्होंने अपनी भूमिका में बड़ी वकालत की, पर चला नहीं। आगे उन्होंने कविता के नाम से शायद ही कुछ प्रकाशित किया हो। एक बार उनको मैंने अपनी कोई कविता दिखाई तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। मेडकी की दाद जुकाम पैदा सूद। उनका ख्याल था कि आगे चलकर मैं अच्छा फिलोसफर बनूंगा। उनके पिता की दर्शन में बड़ी गति थी। दर्शन शास्त्र का अच्छा पुस्तकालय उनके पास था। जर्मन बुद्धिवादी दार्शनिक का अध्ययन मैंने सत्य प्रकाश की प्रेरणा से ही किया था। हेकिल की डिडिटिकल ऑफ द यूनिवर्स पढ़ने की मुझे विशेष याद है, क्योंकि सत्य प्रकाश ने उस पर हिंदी में एक लेख लिखने को मुझसे कहा था। वे विज्ञान पत्रिका के संपादक थे। हिंदी की सबसे पहली विज्ञान की पत्रिका शायद बंद हो गई, अब उन्होंने मेरा लेख उसमें छापा था। हेकिल मनुष्य में आत्मा की सत्ता नहीं मानता था। एक स्थान पर तो उन्होंने आवेश में आकर ये भी कह दिया कि अगर मनुष्य में आत्मा है तो पशु पक्षियों में है। मैंने अपने लेख में लिखा था कि यह यूरोपीय संसार के लिए आश्चर्य की बात हो। भारत के हिंदू तो अनादिकाल से सब जीवों में आत्मा की सत्ता वैसे ही मानते हैं। आत्मा को अगर इस युग में इंडिविजुअलिटी व्यक्तित्व मान ले तो क्या हर्ज है। प्रकृति इतनी विविधमयी है कि उसने मनुष्य पशु पक्षी तो दूर, एक घास पात को अलग व्यक्तित्व दिया है। खैर, किसी भी पत्रिका में छपने वाला ये मेरा पहला लेख था। तब तक शायद मेरी कोई कविता भी किसी पत्रिका में नहीं छपी थी, और ही एक छपी थी तो वही रॉबर्ट ब्राउनिंग का संतृप्त पैरोडी जैन हॉस्टल के मैगजीन में। उनकी पहली पंक्ति थी, फियर डेड टू फील द फॉग इन माई थ्रोट, द मिस्ट इन माई फेस। इसको मैंने कर दिया था, फियर एग्जामिनेशन टू फील द फॉग इन माई थ्रोट ईटीसी। अंत के माई ब्रेस्ट और रिस्ट पर रिजल्ट और कलर की को चस्पी कर दिया था। वो जब मैंने किसी सभा में सुनाई थी, तब विद्यार्थी जनता की कितनी वाहवाही मुझे मिली थी। इस नशे को तब मैंने पहली बार जाना था। हजारों आदमियों के आवेगों पर हावी हो जाने की शक्ति का खुमार। बात को इसे मैंने मशाला की कवि के रूप में जाना, इतना जाना कि इसे ऊब गया। खतरनाक चीज है। राजनीतिज्ञ इस पर उतरता है, कभी इसमें डूब जाता है। बचने का उपाय सिर्फ एक है, कभी अपने में डूबा रहे। विश्व प्रकाश ने अपने पिता के कलापृष्ठ से बालकों के लिए चमचम नाम की पत्रिका निकाली थी। उसमें मैंने बच्चों के लिए एक नाटक लिखा था, अच्छे लंगड़े की कथा पर आधारित थी, जिन्हें गांव वाले आग लगने पर छोड़कर भाग गए थे और वे एक दूसरे की सहायता से बचे थे। परिणाम था, गरीब ही गरीब की मदद कर सकता है, दुखिया ही दुखिया को समझता है। जीवन में अनायास बने संबंध कभी कभी महत्वपूर्ण संबंधों तक पहुंचा देते हैं। सत्य प्रकाश की एक बहन थी, सुदक्षिणा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। 1930 की क्या यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रथम कहानी प्रतियोगिता में सुदक्षिणा को द्वितीय और मुझे पहला पुरस्कार मिला।
प्रेमचंद गल्प सम्मेलन का सभापतित्व करने आए थे। सुदक्षिणा की शादी 1 वर्ष पूर्व 1929 के जाड़ों में हुई थी। मुझे भी निमंत्रित किया गया था। निमंत्रित क्या किया गया था? लड़की की शादी थी, कामकाज में हाथ बटाने के लिए बुलाया गया था। बारात ग्वालियर से आई थी। बारात में मेरी ही उम्र का एक लड़का आया था जिसका नाम श्री कृष्ण सूरी था। सूरी जो था पंजाबी थे, बहुत दिन तक बहावलपुर में रहे थे, फिर ग्वालियर में जब जब हरि कृष्ण प्रेमी उस परिवार के संपर्क में आए थे, फिर दिल्ली में जब उनके यहाँ नवयुवक जैनेंद्र भी जाया करते, 3 बहनें घर में थी, जो सूरी सिस्टर के नाम से विख्यात थी। आर्य समाजी परिवार था पर उदारतावादी। घर के लोग साहित्य, कला, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रुचि रखने वाले। माता आत्मा देवी सूरी सत्याग्रह आंदोलन में जेल गई थी। परिवार की सहानुभूति क्रांतिकारियों से भी थी। श्री कृष्ण को मैंने देखा तो मुझे लगा करकल थोड़ा सा बदलकर सूट-बूट में मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं। मैं चकित था कि दुनिया में क्या ऐसे भी 2 आदमी हो सकते हैं जो एक सी ही सूरज स्वभाव के हों और हंसमुख, मिलनसार, भावुक और अपनी ओर खींचने वाले, दूसरों की ओर खींचने वाले। श्री कृष्ण से मिलकर मुझे आश्चर्य हुआ, मैं शुक्ल हुआ, मुझे पूरी पीड़ा हुई। उसके साथ करकल की स्मृतियां जागी, चंपा की सुधि ने मुझे बेचैन किया। और जब 3 दिन बाद वो बारात के साथ लौटा तो जैसे मेरे हृदय का कुछ भाग अपने साथ लेता गया, अपने हृदय का कुछ हिस्सा मेरे पास। ऐसे संबंध प्राय समय और दूरी से छीड़ होकर विस्मित हो जाते हैं। श्री कृष्ण से मेरा पत्र व्यवहार होने लगा। वह दिल्ली की कर्मसल कॉलेज में पढ़ते थे। हम एक दूसरे को अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के जीवन के बारे में लिखते, अच्छी पढ़ी पुस्तकों के विषय में, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित अच्छे लेख, कविताओं के बारे में एक दूसरे का ध्यान आकर्षित करते और ऐसे बहुत से विषयों की चर्चा करते जिनमें जवानी रुचि लेती। प्राय कहने को कुछ न रहने पर भी एक दूसरे की लेखन शैली में भी एक दूसरे के मनोरंजन और मन बहलाव का सामान रहता। वो मुझे विशेष प्रभावित तब हुआ जब बीए में मुझे प्रथम श्रेणी मिली और उसने यह भी जाना कि मुझे कविता लिखने में भी रुचि है। मैंने अपनी कविताएं या कविता उसके पास भेजी थी जिनकी उन्होंने प्रशंसा की। मेरी सास की मृत्यु से मेरी ससुराल में और मेरे घर में भी एक उदासी का वातावरण बना था। मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ तो सबको एक अप्रत्याशित प्रसन्नता हुई। श्यामा को मिलने गया तो लगा उसे उस शाम जैसे वह अपनी माँ की मृत्यु को बिल्कुल भूल गई है। श्यामा उस दिन श्यामा थी ही नहीं, ज्वाया साकार हो गई थी। पिताजी दफ्तर से रिटायर हो चुके थे। शायद उन्हें 75 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलता था। 25-30 में ट्यूशन से कमाता। इतना ही छोटा भाई। सस्ती का समय था, किसी तरह घर चलता जाता। मकान एक तरह से अधबना था, फिर भी ईंट वाले का एक भारी कर्ज चढ़ गया था, इसलिए उसे पूरा करने का इरादा छोड़ दिया गया था। छोटी बहन की शादी के लिए कुछ रुपए पिताजी ने अलग रखे थे जिन्हें वह छूना नहीं चाहते थे। इसी समय परिवार में निश्चय हुआ कि श्यामा को अब विदा करके घर बुला लिया जाए। प्रस्ताव भेजने से उधर से स्वीकृति आने में कुछ समय लग गया। बाबूराम किशोर को अपने घर का कुछ प्रबंध करना था। उनकी एक विधवा बुआ बच्चों की देखरेख करने लगी। श्री मोहन की बहन ने भी कुछ सहयोग दिया। उनकी छोटी ननद भी कुछ सयानी हो गई थी और एक तरह से सम्मिलित परिवार था। एक नौकर पहले था, खाना बनाने की महाराजिन रख ली गई और घर की मेहरी का तनख्वाह बढ़ा दिया गया और घर के कामकाज में उससे ज़्यादा समय लिया जाने लगा। बाबूराम किशोर ने कहा, लड़की तो पराई है, उसे अपने घर जाना ही है, वे अपने घर की जैसे होगा संभाल करेंगे। श्यामा की विदा का एक तिथि निश्चय हुआ। मैं अपनी भावना क्या बताऊं, मुझे लगा जैसे मैं अब तक अधूरा था, अब पूरे होने जा रहा हूँ। 2 वर्ष सास की बीमारी में जैसे मानो श्यामा से कोर्सी की हो और असली विवाह मेरा अब होने जा रहा हो। विवाह के समय तो मैं अपने असली रूप में उसके सामने प्रकट ही नहीं हुआ। अब वह परिपक्व हो गई। अब वह दुख के अनुभव में भी भीग चुकी। अब हम एक दूसरे के दुख सुख, विगत स्मृति, पूर्व इतिहास, परिस्थिति, दुर्बलताएं सब एक दूसरे समझने लगे। एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे को सहानुभूति देंगे, एक दूसरे को प्यार देंगे, 2 मिलकर एक होंगे। हम जो कुछ भी करेंगे अपने अधिकार से करेंगे। अब हमें किसी का भय नहीं होगा, किसी परिणाम की परवाह नहीं। मैं उसके सामने खुलूंगा, वो मेरे सामने खुलेगी। तन मन प्राण आत्मा से हम नदी की 2 धाराओं की तरह मिलेंगे, मिलकर एक हो जाएंगे, जिसमें न मैं रह जाऊँगा, न श्यामा श्यामा। और कभी अलग अनुभव कर अगर हम उस धारा में देखेंगे तो मुझ में अपने को अपने में मुझको प्रतिबिंबित पाएगी। इस प्रकार उसने अपने को अपने में उसको पाऊँगा। यवन की कल्पना जो मन के मूर्त अमूर्त चित्र बनाती है, उन्हें किसी माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं कुछ अद्भुत अभूतपूर्व चमत्कारी की प्रत्याशा में श्यामा के घर आने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन भारी-भारी लगा। कमरा अब मेरा निजी था, श्यामा का अलग पर मिला हुआ अलग तो उसका थोड़ा-सा सामान रहेगी वह हर समय मेरे में ही। 100 तरह से कमरे के थोड़े बहुत सामान को लगाने सजाने की योजना बना था। कमरे में था क्या, एक पलंग, एक मेज़, लोहे की 2 कुर्सियाँ, एक लैंप, कुछ तस्वीरें, कमरे की अलमारी में किताबें जो मैंने पिछले 2 वर्ष में इकट्ठा की थी। अब केवल पाठ्य पुस्तकें ही नहीं, कुछ अस्थायी मूल्य की पुस्तकें भी जो जीवन भर साथ देंगी। और अगर ध्यान नहीं जाता तो श्यामा की किसी आवश्यकता की हो, शायद इसलिए कि मेरे पास उसे पूरा करने का कोई साधन था नहीं। शायद इसलिए भी कि श्यामा को मैंने जैसे आज जाना था, उसे उसकी कोई चीज़ों की आवश्यकता हो ही नहीं सकती थी। शायद मुझसे उसकी सारी आवश्यकताएँ ही पूरी हो जाएँ। मैंने उसे ठीक ही नहीं जाना था। मैंने बहुतों को समझने में गलती की, श्यामा को समझने में नहीं। याद आता है जब मैं कहीं से आता था, वो मुझसे पूछती थी, मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ पाने की तृण मात्र कामना से नहीं, मुझसे सिर्फ़ ये सुनने के लिए कि तुम्हारे लिए तो मैं ही अपने को ही लाया हूँ।
यही उत्तर मैं हर बार देता और विभोर हो जाती, सब कुछ पा जाती। मेरे भविष्य, मेरे सपनों, मेरे अरमानों, मेरी कल्पनाओं पर आसमान के कुछ सितारे व्यंग से मुस्कुरा रहे थे। गौनीति की तारीख से 4 दिन पहले बाबू रामकिशोर ने कहला भेजा कि श्यामा को ज्वर आने लगा है। गोने की तारीख 8-10 दिन आगे कर दी जाए, तब तक वो ठीक हो जाएगी। गोने के साथ कुछ आनंद उत्सव करने का भी मेरे माता-पिता का हौसला था, इसलिए कुछ निकट संबंधियों को बुला लिया गया था। पिताजी ने कहलवाया कि तिथि तो आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी, पंडित से बहुत विचार करवा के ये निकाला है। मुनि वशिष्ठ जी पंडित ज्ञानी शोधी के लगनधरी, करम गति टारे नहीं टरी। रिश्तेदार लोग आ गए हैं, 4 रोज अभी है, आशा है तब तक वो ठीक हो जाएगी, और ना ठीक हुई तो आराम से उसे भी घर लाएंगे। इलाज जैसे वहाँ होता है वो यहाँ भी होगा। बहू हमारी है और अब उसकी हमारी बीमारी का इलाज कराना तो हमारा दायित्व है। बाबू रामकिशोर अपनी बेटी को बेहद प्यार कर देते, प्यार के अधिकारी उसने अपने आप को सिद्ध भी कर दिया था। बीमारी की हालत में उसको विदा तो नहीं करना चाहते थे, पर ये सोचते थे कि विवाह को 3 वर्ष हो गए हैं, गौना दे ही देना चाहिए। ये शहर के पास-पास मोहल्लों की बात है, बेटी कहीं दूर देश तो नहीं जा रही है, जब चाहेंगे दिखाएंगे। अपने संतोष की दवा दरमद करा सकेंगे, और अगर घर बुलाना चाहेंगे तो जब जी चाहेगा बुला लेंगे। जिस दिन श्यामा की विदा होनी थी उसी दिन भी उसका बुखार नहीं टूटा। 6-7 दिन से वह केवल दूध साबूदाना पर रह रही थी, कमजोर हो गई थी। फिर भी जैसे बड़ों ने निश्चय किया उसे विदा कर लाया गया। दवाइयों की शीशियों जोड़े साथ आए और बहुत आराम से बग्गी में बिठाकर उसे लाया गया था। मैं निराश तथा चिंतित भी साथ ही, भीतर ही भीतर मुझे कुछ प्रसन्नता भी थी कि श्यामा को अपने निकट पाने की मैं अपनी देख रेख सेवा स्नेह से उसे जल्द ठीक कर दूंगा। उसकी खाट के पास बैठकर उसे बातें करूंगा। उससे मुझे कितना कहना है, बीमारी कितने दिन चलेगी, 10 दिन 12 दिन, साधारण बुखार ही तो है। श्यामा के पिता का आग्रह था कि जिस डॉक्टर का इलाज वहाँ होता था उसी का यहाँ भी हो, और इससे हमें ऐतराज भी क्या हो सकता था। दिन भर श्यामा को नीचे ही रखा गया। उसकी देखरेख करने, उसको दवा आदि देने का काम मेरी माँ बहनें संभाला। कुछ पूजा पाठी भी करनी करानी थी। नाते रिश्तेदारों ने भी ध्यान रखा कि उस पर थकान न पड़े। बहुत सी बातों का सिर्फ रस्म अदाई हुआ। रात को 10-5 निकटतम रिश्तेदारों का खाना पीना था, वो नहीं टाला गया। श्यामा की बीमारी को गंभीर क्यों बनाया जाए, मुझे ये सब नहीं सुहाता था, पर घर वालों को भी मजबूरी थी, पहले से निमंत्रण दे दिया गया था। आखिरी वक्त पर खारिज करना अशोभन होता। श्यामा को तो कुछ करना नहीं था। सब लोग खाना खा, श्यामा का हालचाल पूछ, जल्दी अच्छे होने की शुभकामना देके चले गए। बाहर से आए 2-3 मेहमान घर पर ठहरे। मुझे तो श्यामा से मिलने की घड़ी की मात्र प्रतीक्षा थी। दिन पहाड़ सा लगा और दिन भर जो कुछ होता रहा उसे मैं घड़ी की सुइयों का चलना भर देखता रहा। वैसे चाहे सुइयां दौड़ती रहे, पर उनकी ओर देखे तो कितनी मंद गति से चलती। रात को मैंने देखा कि श्यामा की चारपाई मेरे कमरे में न लगवा कर दूसरे में लगवाई जा रही है। पास में मेरी बहन या माँ के सोने का प्रबंध किया जा रहा है। दिन भर जो खटराग होता रहा था उसे मैंने किसी तरह सह लिया था, पर अब मेरे दिमाग का तनाव टूटने टूटने तक आ पहुंचा। घर वाले निकट संबंधी सोच रहे थे कि बीमार पत्नी को जवान पति के पास रात में अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। उनका भय मैंने समझा, पर मेरे प्रति उनका अविश्वास मुझे खल गया। मैं पशु नहीं हूँ, गंवार नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, उचित अनुचित में अंतर कर सकता हूँ। फिर श्यामा की हालत मैं भी जानना चाहता हूँ, दूसरे की सूचना से नहीं, खुद देकर। उससे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके प्रति मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है, और मुझे विश्वास है कि वह मेरी निकटता चाहती है, बीमारी होने से शायद अधिक। पर यह सब व्याख्या मैं किसी को देने को तैयार नहीं था। मैंने अपनी माँ और बहन से निश्चित शब्दों में कड़ी आवाज में कहा, श्यामा की चारपाई मेरे कमरे में लगा दी जाए। नज़दीकी रिश्ते की 1-2 स्त्रियों ने मुझे समझाने बुझाने और मुझे सतर्क करने का प्रयास किया। उसी आधार पर जिसकी मुझे समझाने बुझाने और मुझे तर्क करने का प्रयत्न किया, उसी आधार पर जिसकी मुझे पहले आशंका थी। पर मैं ऐसे नाजुक विषय पर बहस करने बेहयाई पर नहीं उतर सकता। फिर मैंने फिर और अधिक अस्पष्ट शब्दों में कहा, चारपाई मेरे ही कमरे में लगेगी। घर बाहर के लोगों ने कुछ भी समझा हो, पर मेरे बारे में कैसी भी राय बनाई हो, श्यामा की चारपाई मेरे कमरे में लगा दी गई। और जब मैं कमरे में गया तो श्यामा का चेहरा ऐसे खिल गया जैसे रात में अप्रत्याशित किसी बड़े कैक्टस का फूल। श्यामा को रात मुझसे अलग काटनी पड़ती तो भले ही वह किसी से कुछ न कहती। आवाजाही और हलचलों की थकान उसे लेटे लेटे भी महसूस होती। मैं श्यामा से, कहते हैं कि भले ही किसी पर जाही ना हो देती थी, पर उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। श्यामा का बदन गर्म था, दिन भर की आवाजाही और हलचलों की थकान उसने लेटे लेटे भी महसूस की थी। मैं श्यामा से बहुत कुछ कहना चाहता था, शायद वह भी मुझे बहुत कुछ कहना चाहती हो, पर मैंने उसे देर तक जगाए रखना उचित नहीं समझा। चारपाई से चारपाई मिला ली और ऐसा अनुभव हुआ जैसे हमारे शरीर एक दूसरे से मिल गए हों। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी, न उसे, पर मैंने सोचा मैं सो जाऊंगा तो ये भी सो जाएगी। मुझे याद है मैंने उसके बालों की एक लट अपनी उंगली पर लपेट ली और आंखें मूंद ली, पर न श्यामा सो रही थी न मैं। बहुत दिनों बाद मैं उस रात के भावों को वाड़ी देने योग्य अपने आप को पा सका। मना करा, कहते कि मना करा बहुत एक झट में तुम्हारी लपेटे हुए पोर पर तर्जनी के पड़ा हूँ छत खुश। किन भावरों में मिले फार्मूले मुझे जिंदगी के, भंवर में पड़ा सा हृदय घूमता है, बदन पर लहर चल रही है। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में दल रही है।
इन पंक्तियों में जो सारगर्भित संकेत उन्हें शायद ही किसी ने समझा हो, शायद ही कोई समझा हो, इसलिए मैं ही इन्हें स्पष्ट करने की दृढ़ता करता हूँ। हाफिज ने कहीं अपनी प्रेयसी से कहा था, मैंने रोजे अजल को जो इकरारनामा तेरी जुल्फ़े पेशरी से किया था उसी से बंधा हूँ और निकल नहीं सकता। ईट्स ने अपने किसी लेख में इसे उद्धृत किया था और उसके द्वारा अपने इस सिद्धांत के लिए बल संचय किया था कि कवि का क्षेत्र जीवन का आवर्त है, घेरा है, वृत्त प्रतीक रूप में प्रेयसी की जुल्फ़े पेंची छल्लेदार कुंतल राशि जो घूम-घाम कर उसी जगह आ जाए जहाँ से चली थी। जैसे सांप अपने मुंह में अपने पूंछ पकड़ ले और उससे एक वृत्त बना जाए। दार्शनिक पथ है बाढ़ का पथ, जो सीधा जाता है, जो कोई जगह नहीं घेरता, जो लौटता नहीं, जो आगे ही बढ़ता जाता है। इसे मैंने ईंट पर लिखी अपनी कविता में अधिक स्पष्ट किया। कवि का पंथ अनंत सर पसा, जो मुख में है पंच दबाए और मनीषी तीर शरीकी सीधी अपनी लेख बनाए। यहाँ बहुत कुछ ध्वनि से भी कहा गया है। पथ अनंत की ध्वनियाँ, वृत्त की ध्वनियाँ हैं। तीसरी और चौथी पंक्तियों में ई की 9 बार पुनरोक्ति उस तीर की गति की ध्वनि का संकेत है जो एक ही दिशा में सीधा घुसता चला गया। ईट्स का तो सारा काव्य ही गोल घूमने वाला है और सीधे जाने वाले प्रतीकों से भरा है। इन दोनों प्रतीकों का मूल ईट्स की यहूदी धर्म का कबाला में मिला था, जहाँ प्राइमम मोबाइल आदि चेतना तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, सर्पकुंडल पथ और बाण रेखा पथ। भाव और तर्क, भावुकता और विवेक, काव्य और दर्शन का यह संघर्ष मेरे अंतर में ईट्स से परिचित होने के बहुत पूर्व से चल रहा था। बात को मुझे ज्ञान हुआ कि ईट्स के अंदर भी यह संघर्ष बहुत दिनों तक चला था। झुकाव उनका सर्पकुंडल की ओर रहा। मैं भी गीत और गीता के संघर्ष में शायद अब तक पड़ा हूँ, पर मेरा भी अवचेतन शायद सर्पमंडल को समर्पित हो चुका है। जैसा कि मेरा हस्ताक्षर इंगित करता है, कवि की प्रत्येक पंक्ति कविता, उसका सारा काव्य सर्प की काया के समान सुसंबद्ध होना चाहिए। आदि से अंत तक समग्र साथ समान गतिमान, प्रत्येक अंश परिपूर्ण को परिपूर्ण, प्रत्येक अंश को प्रस्तुतशील। मनुष्य आदि चेतना को केवल बिंदु पर स्पर्श कर सकता है, कभी इसे चारों ओर से घेर लेता है। ज्ञानी भगवान की चरण छूता है, भक्त भगवान को भुजपास में बांध लेता है। कविता इसी से भक्त के साथ रहती है, प्रेमी के साथ, ज्ञानी और दार्शनिक के साथ नहीं। श्यामा का बुखार इस तरीके से 4 महीने तक नहीं उतरा। तब मैंने ये ना जाना था कि यह बुखार तो वह तपेदिक में बीमार अपनी माँ की सेवा के लिए मेरे संक्रामक उपहार के रूप में लाई हैं। यह संक्रामक रोग समय समय पर उभरता रहा और यही अंत में अंतरिक्ष का रूप लेकर उनकी मृत्यु का कारण बना। श्यामा मेरे शरीर की संगनी नहीं बन सकती थी, मेरे मन की संगनी तो बन सकती थी, और मेरे मन का कुछ भी ऐसा ना था जो मैंने उसके मन में ना उतार दिया। उस समय तो मैंने नहीं समझा था, पर अब मुझे लगता है स्वयं श्यामा अपने घातक रोग को समझ गई थी। उसने समझ लिया था कि उसकी आयु ज़्यादा नहीं है, पर इससे ना वह भयभीत थी, ना आतंकित था। न उसने कभी किसी को जानने दिया कि वह अपने अंत की निकटता के प्रति सचेत है, पर इस चेतना ने उसके चरित्र को एक विशिष्टता दे दी थी, जिसे मैं देवी ही कहना चाहूँगा। सबके प्रति उदार, सबके प्रति सहिष्णु, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से द्वेष, न किसी से शिकायत, न अपनों से, न परायों से, न संसार से, न भगवान से, न किसी चीज़ का उसको शौक, न किसी वस्तु का लोभ, न किसी प्रकार की इच्छा। किसी को मैंने उससे असंतुष्ट या प्रसन्न कभी देखा ही नहीं, न उसके घर में, न अपने घर में। मेरे साथ अपने संबंध को इन 4 महीनों में ही उसने एक रूप दे दिया था और उसमें अंत तक कोई परिवर्तन नहीं आया। मुझे यह भी कहते संकोच होता है कि उसे मुझसे प्रेम था या वह मुझे प्यार करती थी। ठीक कहना यह होगा कि वह मुझे समर्पित हो गई थी, मुझसे एक हो गई थी। जो मैं चाहता था मुझे उससे कहना नहीं होता था, वो वही कहती थी। पर वह ये नहीं चाहती थी कि उसके लिए कोई कुछ करे, मुझसे तो बिल्कुल नहीं कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। मुझे उसने क्या समझा था कि वह चाहती है कि मुझे छोटी से छोटी भी चिंता व्यापने ना पाए, उसको लेकर तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और यहीं पर उसके हृदय का एक काँटा था। वह एक असाध्य रोग से पीड़ित थी। वह जानती थी कि उसकी बीमारी से मैं चिंतित हूँगा, उसके पिता चिंतित होंगे, उस घर के लोग चिंतित होंगे, परेशान होंगे। अपने रोग से इतनी तकलीफ नहीं थी, जितनी इससे कि लोग उसके कारण परेशान होंगे। उन्हें कुछ करना पड़ता, दवा दरमात, डॉक्टर के पास, सेवा शुश्रूषा, इस पर उसका कोई वश नहीं था। वह अपनी शक्ति भर ये प्रयत्न करती थी कि उसकी तकलीफ कोई जानने ही ना पाए। शायद उसे महीनों बुखार रहता, पर वह ऐसा दिखाती कि उसकी हालत तो बिल्कुल साधारण है। अपनी अंतःच्छया की पीड़ा को उसने बरसों छिपाया हो तो कोई आशा नहीं। जब उसका एकदम वश न चलता था, वह खाट पर गिरती। काश वह अपने रोग को न छिपाती, तो शायद समय से उसका एक अच्छा इलाज होता। कहते हैं कि यहाँ पे नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। अस्वस्थ रहकर भी वह स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी। कष्ट में रहकर भी प्रसन्न रहने का, पीड़ाग्रस्त रहने पर भी मुस्कुराने का। मेरी विगत स्मृतियाँ, मेरे पूर्व इतिहास, मेरे वर्तमान के श्रम संघर्ष को जैसे उसने जाना था, जैसे मेरी स्त्री की निकट भविष्य में कर्म से कम अपने जीवन काल में अपनी कल्पना की थी। उसे उसने मेरा नाम सफरिंग रख दिया था।
शायद कोई नहीं जानता था कि वो मुझे इस नाम से पुकारती है। जब हम अकेले होते वो मुझे उसी नाम से संबोधित करती और मैं उसे जॉय। मृत्युशैया पर जब उसकी चेतना तृप्त हो रही थी वो मुझे सबके सामने भी उसी नाम से पुकारती गई और शायद ही कोई समझा हो कि वो किसे पुकार रही है और क्या कहना चाहती है। मुझे सफरिंग नाम देने में शायद श्यामा ने मेरे स्वभाव, मेरी प्रकृति, मेरे जीवन, मेरे व्यक्तित्व में बीज की तरह छिपे मेरे कभी को भी पहचाना था। शायद उसने समझ लिया था कि कभी तो साकार वेदना ही है। मैं जिस वेदना से गुजरा हूँ या गुजर रहा हूँ उसे कविता के बीज के लिए भूमि ही तो अपने अंदर तैयार कर रहा हूँ। वेदना के बिना मनुष्य का अहम नहीं टूटता और अहम के टूटे बिना एक मनुष्य के हृदय से दूसरे मनुष्य के हृदय तक पहुंच नहीं होती, सेतु नहीं बनता। विचारों का सेतु एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक बिना अहम के टूटे भी बन सकता है, पर भावनाओं का कभी नहीं। और कविता भावनाओं के सेतु पर चढ़कर ही एक हृदय से दूसरे तक पहुंचती है। हृदय हृदय के बीच भावनाओं के सेतु का निर्माण किए बगैर जो शब्दों का कारवां रवि कर देते हैं उसका परिणाम इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता कि उनका कारवां कागजों के मरुस्थल में खो जाए या निरर्थक ध्वनि बनकर शून्य में विलीन हो जाए। ये भावनाओं का सेतु बनाने से अधिक बन जाने पर निर्भर है। इसी से कहा जाता है कभी जन्म लेते हैं बनाए नहीं जाते। जीवन की न जाने कैसी कैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ अपने आप आकार न जाने किस तोड़ और औरों से जोड़ लेती है। मैं तो कहता हूँ कि कितना होने से ही आदमी कवि बन जाता है। जीवन में बहुत से कवि हैं जो शब्दों में कविता नहीं करते। शब्द कविता का वास्तव में बहुत से माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। मैंने कहीं पढ़ा था अंग्रेजी में, हिंदी अनुवाद दे रहा हूँ। कविता लिखने का उतना विषय नहीं है जितना जीने का, और कविता जीना जीने का सबसे दुसाध्य रूप है। यह बिल्कुल वही है जो कबीर कहते हैं, शीस कटी मुँह पे घरे तापर धरे पाँव, दास कबीरा यो कहे ऐसो तो नाव। इसका अर्थ सतही नहीं है, इस पर गौर करना होगा। शीस काटना तो शायद संभव भी हो जाए, पर उसको उठाकर भूमि पर धरना और उस पर पाँव रखना तो तभी संभव हो सकता है जब मरने के बाद भी कोई जीता रहे, जीने की चेतना अपने हाथों में बचाए रहे। अहं के कटने के बाद जो चेतना शीस को उठाती उस पर पाँव धरती है, उसी का नाम कवि है। और आप मेरी बात माने तो कवि को हर कविता लिखते समय ये दुधुष चमत्कार करना होता है, या यूँ कहें कि जब भी सच्चे अर्थों में कविता बनती है कभी इस प्रक्रिया से गुजरा होता है। एक आयरिश कहावत है, इट इज डेड टू बी ए पोएट। इसे मैं अर्ध सत्य कहूँगा। पूर्ण सत्य यह है कि इट इज अ लिविंग आफ्टर डेड टू बी ए पोएट। कभी मरता नहीं, कभी मरकर सचेत रहता है। स्वस्थ पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध स्वाभाविक, आवश्यक और अनिवार्य है, पर श्यामा के शरीर की जैसी स्थिति थी उसमें शरीर को दीवार मानकर प्राणों के मिलने पर ही प्राय संतोष करना था। कवि की वासना में जो मैंने लिखा था, वासना जब तीव्रतम थी बन गया था संयमी में, हे रही मेरी क्षुधा थी सर्वदा आहार मेरा। या हलाहल में की वासना है मेरी विकराल, अधिक पर अपने पर विश्वास। वह मेरी उन दिनों की तीव्र तीक्ष्ण और तनावपूर्ण अनुभूति ही थी जो शब्दों में मुखरित हुई। पर संयम का कहीं ना कहीं विस्फोट होता है और उसके लिए न मैं लज्जित हूँ न अपने को दोषी ठहराता हूँ, और यह बड़ी सच्चाई के साथ कहता हूँ कि उसका अधिकतम विस्फोट निश्चय ही मेरे काव्य के रूप में हुआ। बीए में मेरे प्रथम श्रेणी के बाद मेरा कुछ संबंधियों ने मुझे ये सलाह दी कि मैं आईसीएस में बैठने की तैयारी करूं। बैठता तो शायद आ भी जाता, आज सरकारी नौकरी कर विद्याशंकर की तरह रिटायर भी हो जाता, तो उसमें बुरा ही क्या था। कुछ कविताएं लिखकर रिटायर हो रहा हूँ तो कौन बड़ी लाट खड़ी कर दी है। घर में राष्ट्रीयता का ऐसा वातावरण था और आने वाले नमक सत्याग्रह आंदोलन की आहटें इतनी तेज होती जा रही थी कि मेरे पिताजी ने इसके लिए राय नहीं दी। शायद यही एक बात मैंने उनकी मानी। वे चाहते थे कि मैं एमए करके किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अध्यापक बन जाऊं। मैंने अंग्रेजी में एमए ले लिया, पर बीए करते समय मैंने जिस तन्मयता से अध्ययन किया था वो मेरे लिए अब दुर्लभ हो गई। सबसे बड़ी चिंता श्यामा की बीमारी थी। मैं अब अपने पढ़ने के लिए कमाऊं कि श्यामा के इलाज के लिए। वो मैं जो कुछ कमा सकता था वह इलाज के लिए बिल्कुल नाकाफी होता। इस बीच एक और अपमानजनक घटना हुई। मकान बनवाने के सिलसिले में ईंट वाले का करीब 2000 का कर्ज हो गया। उसने नालिश कर दी, ईंट वाले की डिग्री हो गई, मकान नीलाम करा के रुपए वसूल कर लिया जाए। और एक दिन करकू अमीन नगड़िया वाले को लेकर घर पर आ गए। उसने डिम डिम करके पुकार लगाई, खलक खुदा का, मलुक बादशाह का, हुकुम बड़े साहब का, बाबू प्रताप नारायण वल्द भोलानाथ का मकान नीलाम होगा, जिसको बोली लगाना हो आगे आए। सरी बाजार हमारी गरीबी को नंगा करने वाले उन शब्दों से हमने बड़े ही अपमान का अनुभव किया। घर में हर एक की यही इच्छा होती थी कि धरती फट जाए और एक एक उसमें समा जाए। ये तो अच्छा हुआ कि नया मोहल्ला था, पुराना मोहल्ला होता तो हम इस पर घर के अंदर जाकर आत्महत्या कर लेते। 10,000 की लागत का मकान पिताजी को 2,000 में रेहन रख देना पड़ा। अब ये 2,000 रुपए कहीं से आए। मेरे छोटे भाई शालिग्राम ने बीए का इम्तिहान दिया था। रिजल्ट आने से पहले उन्हें इलाहाबाद बैंक में नौकरी मिल गई और घर की स्थिति देखते हुए उन्होंने आगे पढ़ने की बात नहीं सोची। कायस तो क्या, लड़का बेबुनाई हुंडी कहा जाता है।
बांदा के वकील बाबू गया प्रसाद की ओर से शालिग्राम के रिश्ते का प्रस्ताव आया। लड़की सुंदर, पढ़ी लिखी, सुशील थी, साथ ही अच्छा दहेज मिलने की उम्मीद थी। पिताजी ने शादी मंजूर कर ली। शालिग्राम के तिलक में जो रुपए नगद मिले, उसमें से 2,000 देकर मकान छुड़ा लिया गया, पर उनकी शादी पर कुछ रुपया खर्च होना था, खासकर चढ़ाव के लिए गहनों पर। श्यामा ने फिर अपनी उदारता, त्याग और बड़प्पन का परिचय दिया। उसने अपने सब जेवर शालिग्राम की वधू के लिए दे दिए। परिवार की लाज बचने का दूसरा तरीका नहीं था। मेरी एमए प्रीवियस की परीक्षा से पहले ही गांधी जी की दांडी यात्रा शुरू हो गई और उनके प्रति पक्ष से देश में राष्ट्रीय जागरण और जोश जोर मारने लगा। वे मन से मैंने परीक्षा दे दी, पास भी हो गया। पर जुलाई में जब यूनिवर्सिटी खुली तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। कुछ पारिवारिक चिंताओं और कुछ राजनीतिक हलचलों के कारण मेरा मन लगता ही नहीं था। मैं आंदोलन में सक्रिय भाग लेने की स्थिति में नहीं था। जुलूसों में नारे लगाता, सभाओं में शामिल होता, घर में चरखा चलाता, जमुना पार गांव में जाकर व्याख्यान देता। कुछ रचनात्मक कार्य करने को भी मैंने सोचा। हम खद्दर का प्रचार करेंगे। महेश प्रकाश और मैंने एक टीम भी बनाई। खादी भंडार से हम लोग एक गट्ठर खादी का लेते। महेश हमें सबसे मोटे मजबूत थे। वो गट्ठर उठाते, मैं गज समझाता, प्रकाश हिसाब तक रखते और इस तरह हम दिन भर गली गली घूमते। हमें एक दिन बड़ी प्रसन्नता हुई जब पंडित नेहरू का ध्यान हमारी खद्दर प्रचारक टीम की ओर गया और उन्होंने भरी सभा में हमारी प्रशंसा की। उन्हीं दिनों मैंने जुलूस में गाने के लिए कई राष्ट्रीय गीत लिखे, जिनमें सर जाए तो जाए पर हिंद आज़ादी पाए वाला गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ और एक बार इसे महात्मा गांधी की उपस्थिति में श्याम कुमारी नेहरू ने हजारों लोगों के बीच उसको गवाया। तब शायद किसी ने जाना भी नहीं था कि यह गीत किसने लिखा था, न मुझे इच्छा थी कोई जाने। गीत से जोश फैल रहा था और देश के लिए मर मिटने की आन पर शान चढ़ रही थी। व्यक्ति का श्रेय देने का क्या मतलब है? पर जैसे जैसे नेता लोग गिरफ्तार होते गए, आंदोलन ठंडा पड़ने लगा। फिर समझौते शुरू हुए और असफल होने पर दमन शुरू हुआ। समझौते के साथ ही जनता का संपर्क आंदोलन से कम होने लगा, छूट गया। समूह बिखरता है तो व्यक्ति अपने को अकेला पाता है। अब न सभा न जुलूस, अपनी अपनी फिक्र करो। मैंने भी बहुत कुछ ऐसा अकेलापन अनुभव किया। क्या करूं? किम कर्तव्य गुण मुझे कर दूर खड़ी है मसाला। काम की तलाश में एक दिन ना गंध कार्यालय जब पहुंचा, संपादन विभाग में काम मिला, पर 1 महीने बाद वहां से अपमानित करके निकाल दिया गया। चांद के संचालक रामराग सिंह सहगल मुझे हर सप्ताह कुछ किताबें देते और कहते इनकी सहायता से लेख लिख कर लाओ। उस अवधि में उन्होंने मुझे आधे दर्जन लेख लिखवाए। एक दिन मुझे बुलाया और डांटना शुरू किया। क्या लेख लिखा है? न सिर है, न पैर, न भाषा, न भाव। तुम्हारा काम खत्म, अगले महीने आकर तनख्वाह ले जाना। तनख्वाह मेरी शायद 40 रुपये महीने नियत हुई थी। 1 महीने की तनख्वाह वसूल करने के लिए मुझे चांद प्रेस के 3 कम 40 चक्कर लगाने पड़े, पर सबसे अधिक चोट तब लगी जब वही लेख कल्पित प्रेस के तीनों कल्पित नामों और डिग्रियों के साथ प्राय ज्यों के त्यों चांद में छपे। एक लेख मुझे आज भी याद है, स्वामी रामतीर्थ पर था, जिसे आज भी अपना कहते मुझे लज्जा न होगी। उसी साल मोतीगंज के मास्टर भगवान सहाय ने मॉडर्न स्कूल से इस्तीफा देकर एक राष्ट्रीय स्कूल इलाहाबाद हाई स्कूल के नाम से खोल लिया था। उसमें मुझे अध्यापक की जगह मिल गई। कागज पर 65 रुपये लिखे जाते थे, तनख्वाह 25 रुपये दी जाती थी। राष्ट्रीय स्कूल के लिए त्याग की हमसे प्रत्याशा की जाती थी, जिससे स्कूल के लिए और जरूरी काम वगैरह हो सके। ऐसा त्याग प्राय सभी अध्यापक करते थे और खुशी से कि हम राष्ट्र के उत्थान में योग दे रहे हैं। मान्यता स्कूल को मिली नहीं थी, इसलिए लड़कों को पंजाब से प्राइवेटली इम्तहान देने को भेजा गया। फॉर्म के भरने में कुछ गड़बड़ी हुई और स्कूल का कोई एक लड़का इम्तहान में नहीं बैठने दिया गया। दूसरे वर्ष 9वीं 10वीं क्लास टूट गए। एक बंगाली सहयोगी के साथ मैं इन्हीं दर्जों को पढ़ाता था। हम दोनों को छुट्टी दे दी गई। इस वर्ष भर के अनुभव का शायद सबसे बड़ा लाभ ये था कि बंगाली महाशय ने मुझे पूरी अग्निवीणा पढ़कर सुनाई और समझाई। वे नजरूल के बड़े प्रेमी थे। बड़ी कोशिश के बाद मुझे प्रयाग महिला विद्यापीठ में 30 रुपये प्रतिमास पर नौकरी मिल गई, जिसकी स्थापना हाल ही में हुई थी। महादेवी जी बाद को यहाँ प्रिंसिपल बनकर आई। इसी समय अपने चाचा लोगों से मेरा पारिवारिक संबंध टूट गया। शालिग्राम का गौना हुआ, बहुभोज की दावत थी, केवल परिवार के सदस्य और निकट संबंधी थे। इससे पूर्व मैंने एक ऐसा काम किया था जो मेरे रिश्तेदारों के रूढ़िगत संस्कार पर आघात लगा। मोहसिनगंज में एक कायस्थ परिवार था। पति की मृत्यु हो गई, विधवा, कई बच्चों को लेकर कहाँ जाए। बाहर से आए एक सिख सरदार ने उसे बैठा लिया। थोड़े दिन बाद सरदार की भी मृत्यु हो गई। परिवार समाज बहिष्कृत हो गया, यानी उससे रोटी बेटी का व्यवहार बंद कर दिया। उस परिवार में किसी सयानी लड़की का विवाह एक अच्छी कायस्थ परिवार में लगा। उन लोगों ने शर्त रखी कि अगर 2-4 अच्छे कायस्थ घरों के लोग उनके यहाँ रोटी खा ले तो वे शादी मंजूर कर लेंगे। इस बहिष्कृत परिवार के लोग जितने भले थे उतने मैंने जीवन में कम देखे थे। सबकी सेवा करने को तैयार और सबके सामने भी नम्र। मोहल्ले टोले में किसी के यहाँ शादी काम काज होता, वे हर तरह के काम करते। खाने के समय गायब हो जाते। वे जानते थे कि लोग उन्हें अपने साथ बिठला कर नहीं खाएंगे। अपने उदार विचारों के कारण मुझे इस परिवार से बड़ी सहानुभूति थी। जड़ू चाचा के भाई रामू चाचा, उनके लड़के मुंशी कन्हैया और 4 लोग, जिनमें मैं भी था, उस परिवार में रोटी खाने को तैयार हो गया। उन लोगों ने बड़ी आवभगत से हमें खाना खिलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, जैसे हमने उनके साथ जो उपकार किया था वे व्यक्त नहीं कर पाएंगे।
हम खुश थे कि चलो हमने एक परिवार का उद्धार किया। बिरादरी के तकियानूश पर जले भुने बैठे थे। इनमें हमारे मोहन चाचा भी थे। हमारे यहाँ बहुभोज का भोजन तैयार। 15-20 दिन निकट संबंधियों के लिए 8 बजे रात का समय दिया गया। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बजने के निकट पहुँचे, कोई नहीं आया। हम चकित चिंतित। तब किसी कहारी ने बताया कि बाबू मोहन लाल हमारे यहाँ खाना खाने इसलिए नहीं आए थे कि मैंने बहिष्कृत परिवार में भोजन कर लिया था। मेरे हरिजनों के साथ खाने पीने की बात वे जानते ही थे और उन्होंने हमारे सब निकट संबंधियों को आगाह कर दिया था कि जो हमारे यहाँ भोजन करेगा वह जाति च्युत कर दिया जाएगा। इसी डर से कोई नहीं आया। मुझे बड़ा क्रोध आया। निमंत्रण ना स्वीकार करना मैं समझ सकता था, ना आना तो सूचित करने की भलमनसी तो दिखानी थी, और वे थे हमें अपमानित करना चाहते थे। पिताजी बहुत ही दुखी हुए। बिरादरी से कट जाने का भय वे काँप उठे। अभी उनकी एक लड़की ब्याहने को हुई थी। मैंने पिताजी को समझाया कि हमें बिरादरी ने छोड़ दिया है तो अब हम मानव परिवार के सदस्य हैं। मुझे हिंदू समाज का सारा ढांचा इतना रुग्ण, सड़गला, दुर्गंधित इससे पहले कभी नहीं लगा। 1923-24 में कविता के नाम से जो मैंने लिखा था वह मैंने नष्ट कर दिया था। उसके लिए मुझे पश्चाताप नहीं, उसमें वास्तविकता होगी, अभिव्यक्ति होगी, पर प्रेपण उद्बोधन शायद ही रहा होगा, जिसके बिना कविता कविता नहीं होती। 1929 में फिर मैं कहते हैं 1929 से मैं फिर कुछ लगा। 30 से विशेषकर जब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था तो 30 की यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में मेरी कहानी को पहला पुरस्कार मिला। 31 में मैं यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी नहीं था, पर प्रतियोगिता में मैंने कहानी भेज दी थी। वो कहानी हृदय की आंखें इतनी अच्छी समझी गई कि प्रतियोगिता के अंत में पढ़वाई गई। प्रेमचंद जी ने उसे हंस में छापा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। मैं सोचने लगा शायद मुझ में कहानीकार के बीज हैं, और मैं अभ्यास करता जाऊँ तो संभव मैं किसी दिन कहानी के क्षेत्र में अपने लिए स्थान बना सकूँ। साथ ही कविताओं के लिए प्रेरित करने को भी मेरे पास कम नहीं था। मेरी कविताओं को देखने वाले इने-गिने थे। घर पर शायद श्यामा अकेली, निकट के मित्रों में केवल महेश, दूर के मित्रों में केवल श्री कृष्ण सूरी। मेरे कहानीकार से मेरा कभी अधिक संकोचशील था। श्यामा की शिक्षा घर पर ही हुई थी, थोड़ी हिंदी की, थोड़ी अंग्रेजी की। एक ईसाई महिला उनको उनकी चचेरी बहन को पढ़ाने आती थी। पढ़ने का उन्हें शौक था, कविता का भी, जो विशेषकर मेरे संपर्क से और बढ़ गया। कविता की कोई अच्छी पुस्तक मैं देखता तो उसे खरीद लाता, उन्हें भेंट करता, वो खुद पढ़ती। अक्सर तो उनकी लंबी-लंबी बीमारियों में मैं ही उन्हें पढ़कर सुनाता। महेश मेरी कविताओं को पसंद करते, सूर्य मेरी कविताओं की प्रशंसा करते, और श्यामा चाहती कि मैं सदैव कविता में डूबा रहूं। कविता में मेरा भविष्य शायद ही उन्हें देखा हो, पर इतना तो उन्होंने अनुभव किया ही होगा कि काव्य सृजन में ही मेरा मन कुछ शांति, कुछ मुक्ति पाएगा, जो अन्यथा उद्विग्न, उद्भ्रांत अथवा अशांत रहता है। शायद अभी मन शक्तियों का पूर्ण केंद्रीकरण, तन्मयता, तल्लीनता, परिपूर्ण आत्मविस्मरण में काव्य सृजन के ही क्षणों में जानता, जिसे अब मैं समाधि कहने लगा हूँ। जब मैं अपनी अनुभूतियों में जीता हूँ, कला के माध्यम से अनुभूतियों को जीना शायद जीने से अधिक घनत्व से, तीव्रता से, गहराई से जीना है, तब मैं सारे संसार के लिए मर जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कोई कुछ भी ऐसा ना करे जिससे मैं संसार में जीने के प्रति सचेत हो जाऊं, जब तक कि मेरी ही समाधि ना टूटे। और उन दिनों मेरी समाधि में किसी प्रकार की बाधा ना बनने का श्यामा ने सब तरह से प्रयास किया। स्कूल, विद्यापीठ में पढ़ने में निश्चय मुझे उससे ज़्यादा समय लगाना पड़ता जितना यूनिवर्सिटी में पढ़ने में। ट्यूशन या 2-3 मुझे अभी भी करनी पड़ती, फिर भी अपने पढ़ने लिखने के लिए मेरे पास काफ़ी समय था। सुबह जल्दी जागना, रात को देर से सोने का लंबा अभ्यास अब आदत बन गया था। लगभग 4 वर्ष अपने विविधतापूर्ण स्वाध्याय के अलावा मैं कहानियाँ भी लिखता रहा, कविताएँ भी लिखता रहा, जैसे कवि और कहानीकार दोनों मेरे अंदर परस्पर संघर्ष कर रहे हों। और अभी तक मैं निश्चय ही नहीं कर पाया कि विजय का सेहरा किसके माथे बंधूँ। कुछ कविताएँ, कहानियाँ पत्रों में भी छपी। मैंने कहानियों का एक संग्रह तैयार किया। जैसे नए लेखकों के मन में प्रायः यह कमजोरी होती है कि कोई बड़ा आदमी उनकी कृति की भूमिका लिख देगा तो प्रकाशक उसे फौरन छाप देगा। मुझ में भी थी। मैंने उसकी भूमिका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से लिखवाई। जमीन से उड़कर मैं पेड़ की डाल पर फुनगी पर नहीं, एकदम पहाड़ की चोटी पर बैठकर चहकना चाहता था। मैंने अपना संग्रह प्रकाशित करने के लिए प्रस्तुत किया हिंदुस्तानी अकादमी को। कुछ दिनों बाद अकादमी ने प्रकाशित करने में असमर्थता व्यक्त करके लौटा दिया। निराश होना स्वाभाविक था। पहले तो मैंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की भूमिका फाड़ी, फिर कहानियाँ फाड़ कर रही की टोकरी में डाल दी। 14 वर्ष बाद जब भारती भंडार ने मेरी प्रारंभिक रचनाओं को छापना चाहा तो मुझे उन्हें पत्र पत्रिकाओं से अपने पुराने कागजों के फर्स्ट ड्राफ्ट से फिर से तैयार करने में काफ़ी परेशानी हुई। शायद उसी दिन मेरे मन ने ये निर्णय लिया था कि मैं कहानीकार नहीं बन सकता, अब कविता की दिशा को अपनाऊं। संग्रह प्रकाशित हो जाता तो उसका प्रोत्साहन शायद मुझे कहानी उपन्यास के क्षेत्र में पढ़ने को प्रेरित करता। जीवन की ऐसी आकस्मिक घटनाएं ही वास्तव में जीवन की दिशा देती है, और जिसे हम नियति का गंभीर सा नाम देते हैं। वह शायद बहुत सी नगर लगने वाली घटनाओं से अपने बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करती रहती हैं। क्या मेरे अंदर का कहानीकार मर गया? मरता जीवन में कुछ भी नहीं, केवल रूप बदलता है। कहानीकार मेरे कवि में आत्मसात हो गया। ऐसे मेरे बहुत से पाठक मुझसे कहते कि मेरी बहुत सी कविताओं के पीछे किसी कहानी की कल्पना कर लेना कठिन है। कुछ लोगों ने मेरी कतिपय कविताओं को लेकर वास्तव में कहानियां गढ़ी, वे छपी भी। बहरहाल उन दिन के बाद मैंने केवल एक कहानी लिखी, अगर कहानी उसे कह सकते हैं, जो था निशा निमंत्रण का आरंभ।
कविताओं की भी मैंने कई संकल्पनों का कल्पना कर डाला और उन्हें अलग-अलग कापियों में लिखकर श्री कृष्ण सूरी के पास भेज दिया। पहला संग्रह तेरा हार के नाम से छपाना चाहता था। उन्हीं दिनों मुंशी कन्हैया लाल के संपादन में श्री सुखदेव मिश्र जो है बिस्मिल इलाहाबादी का उर्दू संग्रह दीवानी बिस्मिल इनके नाम से शायद इंडियन प्रेस से प्रकाशित हुआ था। मेरा आना जाना मुंशी के कन्हैया के यहाँ था, जिनको हम घर पर बुबन दादा भी कहते थे। और मैंने उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की और उन्होंने क्या किया, मेरी ओर से कटरा के राम नारायण लाल पब्लिशर और बुक सेलर से बात की कि मेरा संकलन छापने को तैयार हो गए, शर्त ये रखी कि 1000 प्रतियां छापेंगे, मगर रॉयल्टी कुछ नहीं देंगे, सिर्फ 250 प्रतियां भेंट स्वरूप मुझे दे देंगे। दाम 1 रुपये होगा, मैं चाहे बेच लूँ या बांट दूँ। यश के लोभ ने अर्थ के लाभ पर विजय पाई। मैंने प्रकाशक की शर्त स्वीकार कर ली, संपादक की जगह पर, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। मुंशी कन्हैया लाल MA LLB का नाम छपा, गो की संपादन उन्होंने एक अक्षर का ना किया था। मैं स्वीकार करूंगा, मेरी इच्छा से रचयिता के न कुछ हल्के नाम बच्चन को संपादक के एक भारी डिग्री धारक नाम का सहारा और वजन देने के लिए प्रारंभिक संबोधन में भी पता उनके निवास कृष्णकुंज का ही दिया गया। जिस दिन पुस्तक प्रकाशित हुई, शायद सन 32 की जनवरी का पहला सप्ताह था, मैं प्रकाशक के यहाँ अपनी प्रतियां लेने गया। मुझे 250 प्रतियों का बंडल दिया गया और उसे अपने कंधे पर रखकर मैं ऐसे ही गर्व से चला जैसे पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़े जा रहे हो। मैं उड़ा ही जा रहा था, मेरे पैर जैसे धरती पर नहीं पड़ रहे थे। मेरी सर्वप्रथम कृति प्रकाशित हो गई थी। पहली बार अनुभूति हुई कि कवि की पहली रचना का प्रकाशन उसके लिए उतना ही रोम प्रहर्षक होता है जितना प्रेयसी का प्रथम आलिंगन। रास्ते की एक घटना अविस्मरणीय है। कटरे में मेरे एक मित्र रहते, श्याम गोपाल सिबली। उनके चाचा रहे हो उनके चाचा जो है राम गोपाल सिबली सरकारी शिक्षा सेवा में किसी पद पर थे। सामने से आते देखे पूछे, क्या लिए जा रहे हो बंडल में? इससे अधिक सुखद प्रश्न शायद ही जीवन में मुझे किसी ने पूछा हो। मैंने विभोर होकर कहा, मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हो गई है। छायावादी नीरव स्वर की कोई सत्ता हो तो उसमें मैं ये वाक्य उद्घोषित कर चल ही रहा था। मैंने बंडल खोलकर उनकी एक प्रति उन्हें भेंट दी। उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला, कहा, मैं तुम्हारी पहली किताब की पहली प्रति मुफ्त नहीं लूंगा, खरीदूंगा। पहली बोनी दिन भर की बिक्री का भाग निर्णय करती। तुम्हारी पुस्तकें लाखों में बिके। मेरी माँ कहती थी कि दिन भर में एक बार सरस्वती स्वयं मनुष्य की जीवा पर बैठकर बोलती है। उस समय राम गोपाल सिबली का जीवा पर सचमुच सरस्वती बोली थी। सिबली साहब का देहावसान हो चुका है। मैं उनकी हृदय से निकली सच्ची सद्भावना के प्रति नतमस्तक रहा। घर आया तो श्यामा के उल्लास को क्या बताऊं। पुस्तक देकर उसका जोर उतर गया था, जैसे कभी बीमार रही ही नहीं। एक रात के लिए वह ज्वार साकार हो गई। उन दिनों पत्र पत्रिकाओं में तेरा हार की जो आलोचना हुई थी, उसे आज मैं अतिशयोक्ति कहूंगा, पर उससे मेरे कवि को निश्चय प्रोत्साहन मिला। विश्वास को भी प्रोत्साहन। मेरे कवि होने का विश्वास मुझ में श्यामा ने दृढ़ किया था और उसका समर्थन श्री कृष्ण ने। प्रताप ने लिखा, कविताएं उत्तम भावों से परिपूरित है। चांद ने कविता प्रेमियों के इसे एक बार अवश्य देखना चाहिए। बीड़ा ने, बच्चन उन छिपे हुए सुकवियों और सुलेखों में है जिनकी प्रतिभा का फूल खिलकर भी अपने आप में ही छिपा रहना चाहिए। हंस ने कभी अपने आंतरिक भावों को व्यक्त करने में सफल हुआ है। भाव भी समझने में कठिनाई नहीं होती। जटिल कल्पना शब्द जाल से लेखक दूर है। लेखक सचमुच कवि हृदय है और होनहार है। और विश्वामित्र ने लिखा था कि इसके रचयिता महोदय का नाम यद्यपि हम हिंदी में प्रथम बार देख रहे हैं, तथापि कविताएं पढ़ने से मालूम होती कि वे इस कला में सिद्धहस्त हैं। ये सब पढ़कर उस समय सुख हुआ था, पर कला मुझ में कितनी है ये मैं बखूबी जानता था। मैंने अपनी अनुभूतियां स्वाभाविक ढंग से कही थी, या इस ढंग से जो मेरे लिए स्वाभाविक था। यदि यही कला है तो काव्य कला की साधना मेरे लिए दुसाध्य नहीं होनी चाहिए। मुझे बल था अपनी अनुभूतियों का, यदि उसके ताप में दाह में शब्द कला बनकर निकल सके तो निकले। कला के संबंध में ये मेरा मूलभूत सिद्धांत तब भी था, आज भी है। मैं कवि हूँ तो मुझे वचन प्रवीण होने की आवश्यकता नहीं। अपनी बात कहने में, पूरी तरह कहने में जितनी वचन प्रवीणता उससे अनिवार्य रूप से संबंध होकर जुड़कर आए, मेरे लिए उतनी ही पर्याप्त है। जैसे मांस के साथ त्वचा के ऊपर रंग रोगन लगाने, क्रीम पाउडर पोतने की न मुझ में क्षमता है और न वो मेरी रुचि के अनुकूल। त्वचा में, मांस में दौड़ते स्वस्थ रक्त की जितनी आभा है, कविता में उतनी ही कला मुझे सहनी। जो कवि है, यानी जो भावों का धनी है, अनुभूतियों से विदग्ध है, उस कवित्व विवेक की आवश्यकता नहीं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, और इसकी अंतिम परिणति इस आत्मानुभूति में होती है, कभी न हो। इसको कई तरह से संसार के बाद बड़े कवियों ने कहा है। कीट्स ने कहीं लिखा है, कविता ऐसे ही सहज रूप से कवि के पास आनी चाहिए जिसे पेड़ में पत्तियां पर, पेड़ धरती के भीतर भीतर जो भोगता, जीता, सहता, खटता, कपता, मरता, जुड़ता है, वही तो पत्तियों के निकलने की सहजता बनता है। थोरों से किसी ने पूछा था, शैली क्या है? तो उसने कहा, बंदूक का घोड़ा दबाना। पर घोड़ा दबाना तभी प्रभावकारी सार्थक हो सकता है जब बंदूक भरी हो और नली निशाने पर हो। मेरा लक्ष्य तो यही रहा कि मेरी बंदूक भरी हो और कविता लिखना मेरे लिए इतना सहज हो जैसे घोड़ा दबाना। शायद मैंने अपने काव्य जीवन भर यही किया भी है। और ये बात है कि कभी मेरी बंदूक में भी थी 7.5 की गोली रही हो,
कभी भी नोट थी, कभी छर्रे रहे हो और कभी शायद सूखी या गीली बारूद भी रही हो। जब मैंने लिखा कि मैं कलम और बंदूक चलाता हूँ और दोनों, तब मैं सिर्फ यही नहीं बताना चाहता था कि मैं कभी यूओटीएस का सदस्य रहा हूँ, बल्कि संकेत से वह भी जो मैं ऊपर कह गया हूँ। कहते हैं कि तेरा हार जिन दिनों प्रकाशित हुआ, मैं प्रयाग महिला वही विद्यापीठ में पढ़ाता था, महादेवी जी वहाँ प्रिंसिपल बनकर आई, तो मैंने तेरा हार की एक प्रति उन्हें भी दी। मुझे याद है उन्होंने उसे उलट-पलट कर मुझसे कहा था, हार तो मोतीमाड़ी का होता है, नौलखा हार फूलों की तो माला होती है। तो मैंने उनकी मान ली, पर उनके सामने उनकी एक पंक्ति भी सुना दी, चढ़ा ना देव के चरणों पर, गुथा गया ना जिसका हार। शायद उन पर यह व्यक्त करने के लिए कि मैंने उनकी रचना निहार ध्यान से पढ़ी है। प्रयाग महिला विद्यापीठ में महादेवी जी के संपर्क में आने की और कोई बात मुझे याद नहीं है। मेरे जीवन और मेरे काव्य दोनों के विकास में रुबाइयात उमर खयाम और उसके मेरे अनुवाद का विशेष स्थान है। जिन परिस्थितियों में रुबाइयात मेरे प्राणों की पुकार बनी, उनकी चर्चा मैं विस्तार से खयाम की मसाला की भूमिका में कर चुका हूँ। ये अनुवाद मैंने 1933 की गर्मियों में किया। जो बातें मैं पहले कह चुका हूँ उनको दोहराना बेकार है। यहाँ सिर्फ इस बात पर जोर डालना चाहता हूँ कि ये अनुवाद मैंने किसी साहित्यिक अभ्यास के रूप में नहीं किया था। जैसे मैं जीवन की बहुत सी व्यवस्थाएं जी रहा था, वैसे ही यह अनुवाद करना भी मेरे जीवन की एक मांग, मेरे जीने की एक व्यवस्था थी। इतना इस अनुवाद ने अवश्य किया कि जो कुछ अपना भोगा सहा जिया कई वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा था, इसने उसे व्यक्त करने का एक प्रतीक, एक मुहावरा दिया। उमर खयाम के प्रति मैंने अपने ऋण एक वविता में स्वीकार किया, पर बिना अपनी पूंजी के मधुशाला का प्रसाद नहीं खड़ा किया जा सकता था। अपने उपयुक्त रूपक बंदूक का प्रयोग करूं तो मुझे कहना होगा कि बंदूक मेरी भरी थी बड़ी ही जीवन सशक्त और लक्ष्य भेदी गोलियों से। उमर खयाम से जो मैंने सीखा वह केवल घोड़ा दबाना था। घोड़े दबाने की कला कोई छोटी कला नहीं। बहुत सी दुनिया की भरी बंदूकें इसके अभाव में भरी की भरी पड़ी रह जाती हैं। गोलियां जाम हो जाती हैं और आदमी भूल भी जाता है कि कभी उसके पास इतना मजबूत हथियार था, पर बिना भारी बंदूकें सिर्फ घोड़ा दबाने वाला शायद अधिक उपहासास्पद। सन 1930 से मेरे घर की आर्थिक स्थिति और नाजुक हो गई थी, और जो उनकी छोटी भाई शालिग्राम की 35 रुपए की महीने की नौकरी लगी, तो पिताजी की 75 रुपए प्रतिमास की पेंशन बंद हो गई। 32 में ही शालिग्राम की बदली प्रयाग से बनारस हो गया। वे अपनी छोटी सी तनख्वाह में क्या अपने ऊपर खर्च करते, क्या घर भेजते। उनकी पत्नी उनके साथ थी। मैं ट्यूशन और नौकरी से 60 रुपए से ज़्यादा घर नहीं ला सकता था। श्यामा 2-4 महीने ठीक रहती तो 4-6 महीने की चारपाई पकड़ लेती। श्यामा के पिता जानते थे कि हम श्यामा का समुचित इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। श्यामा की तबीयत खराब होती तो वे उसे अपने घर बुला लेते और अच्छे से अच्छा इलाज कराते। जब अच्छी हो जाती फिर हमारे यहाँ भेज देते। जहाँ इसके लिए हम बाबू राम किशोर के आभारी थे, वहाँ हमको इसकी लज्जा भी थी। मेरी छोटी बहन को दौरों की एक विचित्र बीमारी हो गई थी। बैठे खड़े चलते फिरते अचानक उसके मुंह से एक चीड़ निकलती और बेहोश होकर गिर पड़ती। कोई कहता हिस्टीरिया है, कोई कहता मिर्गी है। वैद्य, हकीम, डॉक्टर, होम्योपैथी, ओझा, साधु, सन्यासी, सबकी दवा डाय उपाय की जाती, पर कोई लाभ नहीं होता। टोटके, टामन, झाड़ू पोंछ सब कुछ कराया गया, जब तक अचानक आ जाता। ऐसी स्थिति में एक बात अच्छी हुई, पायनियर प्रेस में एक टूरिक रिप्रेजेंटेटिव एजेंट और संवाददाता की आवश्यकता हुई। मैंने प्रार्थना पत्र भेजा और कुछ मेरी योग्यता, कुछ पिताजी के पूर्व संबंध से ये नौकरी मुझे मिल गई और मैंने विद्यापीठ की नौकरी छोड़ दी। 100 रुपये मासिक वेतन था, इंटर में यात्रा करने का किराया मिलता था और 3 रुपये प्रतिदिन ठहरने और भोजन के लिए भत्ता। संयुक्त प्रांत के नगरों में जाना, कचहरियों से पायनियर के लिए कोर्ट नोटिस का विज्ञापन इकट्ठा करना, कहीं कचहरी में रोचक मुकदमे चल रहे हो तो उनकी रिपोर्ट भेजना और पायनियर के अस्थायी एजेंटों से मिलकर पत्र की खपत और बिक्री बढ़ाने की योजना बनाना। रुबाइयत के अनुवाद ने मेरे हृदय की बंसुराही के मुंह से ढक्कन खींच लिए थे और मदिरा की धार बह चली थी मसाला के रूप में। कुजा कविता, कुजा पत्रकारिता, कुजा मसाला, कुजा कचहरी, कुजा चाकी, कुजा अखबार का एजेंट, कुजा शराब के जाम, कुजा पैसों का हिसाब किताब। मेरी आर्थिक मजबूरी ने कैसी मानसिक द्वंद और तनाव के बीच मुझे काम पर भेजा था, इसे मेरे अतिरिक्त केवल 2 व्यक्ति जानते थे, श्यामा और किसी अंश में मुक्त जी, जो कुछ दिनों से मेरे घर आने लगे थे और मेरे सृजन में रुचि रखते थे। पर मैं अपने काम पर विवश होकर किसी पराजित भावना से अभिभूत होकार होकर होकर बलि के बकरे के समान नहीं गया। मैं गया सम्रावोन्मुख योद्धा के झोंक में। जीवन ने मेरे कवि को चुनौती दी तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरा कवि किस धातु का बना है, इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। यदि मेरे कवित्व में कुछ दम है तो उसे दुनिया के प्रबल से प्रबल झोंके झटकोरे नहीं उखाड़ पाएंगे, और अगर वह निष्प्राण है तो उसकी जल्दी से जल्दी मेरे अंदर से निकल जाना चाहिए। मेरे हित में यही होगा। फिर मैंने जीवन और काव्य को अलग काव्य माना। यदि मेरा जीवन ही काव्य नहीं है तो कवि तो नाम की कोई चीज मेरे अंदर नहीं है। कवि तो यदि कमल है तो जीवन जल है, कीचड़, कांदो, शेवार, बदबूदार और उसमें कील बिलबिलाते कृमि कीट सरीसृप और उस पर उछलते उतराते गंध मंडू
अपरूप केकड़े तल में पड़े, छोटे बड़े घोंगे घोंगियाँ, खाई खाई सीपियाँ, बंद कवियश, प्रार्थी लेना चाहेगा पंकज और नाक भौं सिकोड़ेगा उस पंख से जिसमें पंकज का मोल है। जो सरसी कीच को कुचल कर अपना सिर ऊपर नहीं उठाएगा, वह कागज का होगा, प्लास्टिक का, नकली, निर्जीव, निर्वास, नितत। तुझे अपने काव्य की धुनियों, जजों, मुजरिमों, वकीलों, गवाहों के बहस मुबासों, कचहरी के हुक्कामों, रजिस्ट्रार से लेकर चपरासियों तक की तकरारों, स्टेशन स्टेशन के फेरी वालों के नारों पुकारों, शहर शहर की गली के शोर, ओगुल और होटल, भोजनालय, ढाबों में इकट्ठे होने वाले तरह तरह के मुसाफिरों की गुफ्तगू के बीच की सुननी होगी। सुन सकेगा तू? ना भी सुन सकेगा तो क्या? कविता जाए तो जाए, सजीव कविता घर में रोगी पड़ी है। प्रतिदिन छीड़ होती, पीली पड़ती, तनख्वाह इस नौकरी में अच्छी मिलेगी, श्यामा का माकूल इलाज होगा। उसको इस घर से क्या मिला है? शायद 2 वक्त रूखे सूखे भोजन के अलावा कुछ नहीं। कपड़े वह अपनी ज़रूरत अपने मायके से लाती रही, जो दे सकती थी उसने सबको दिया, गहने अपनी देवरानी को, रुपए जब तक मुझे, बड़ों को आदर, छोटे को स्नेह। मैं ही 7 वर्षों के अपने वैवाहिक जीवन में उसे क्या दे सका? कपड़े के नाम पर एक खादी की धोती, गहने के नाम पर एक हरे नीम के सीके से बनी अंगूठी, जो मैंने एक दिन मजाक में उसकी उंगली में डाल दी थी और बच्चों से खुश हो गई। अब मुझे एक करीने की नौकरी मिली है, मुझे मौका मिला है कि मैं श्यामा के लिए कुछ कर सकूं, मैं उसे कुछ सुख दे सकूं, तो वह कुछ सुख दे सका। फिर भी जिस दिन मैं घर से जाने लगा, श्यामा प्रसन्न नहीं थी, सच कहूँ तो उदास थी, उसे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी। चलते समय उसने कुछ देर मुझे देखा, जैसे आंखों से कहा, तुम्हें पास पाकर कम पैसों में जितनी संतुष्टि, उतना तुम्हें दूर कर ज़्यादा पैसों से भी नहीं हो पाऊंगी। हे उत्तरा के धन रहो, तुम उत्तरा के पास ही। फिर जैसे उसने सोचा हो कि मेरा ज़्यादा पैसा कमाना कुछ उसी के लिए तो नहीं, परिवार की भी ज़रूरत है, उसने खुश होकर मुझे विदा की हो। जब एक एंग्लो इंडियन डेली के टूरिंग रिप्रेजेंटेटिव करेस्पॉन्डेंट का रूप बना, हाथ में ब्रीफ केस ले मैं चलने को हुआ, तो रुबाइयत उमर खयाम के अनबाद और मसाला की कॉपियों ने मुझे दैनीय दृष्टि से देखा। हमें छोड़ जाते हो, और मैंने दोनों कॉपियां अनायास उठाकर अपने ब्रीफ केस में डाल ली। मुझे इंटर का किराया मिलता था, मैं थर्ड में सफ़र करता, किसी शहर में पहुंचता तो उसके सबसे सस्ते होटल में ठहरता, सफ़र खर्च और भत्ते से जो बचता 10-12 रुपए मनी ऑर्डर से घर भेज देता। दिलचस्प मुकदमों की रिपोर्ट मेरी अच्छी होती। डेशमंड यंग, जो बात के रोमेल की रोचक जीवनी लिखने के लिए प्रसिद्ध हुए, उन दिनों पायनियर के संपादक थे, मेरी प्रशंसा करते। उन दिनों कचहरियों के रजिस्ट्रार में भी राष्ट्रीय भावना काम करने लगी थी। वे दमनकारी सरकार पक्षपोषी पत्र को विज्ञापन भेजने में टाल टूल करते। अखबार की बिक्री भी मेरे प्रयासों से नहीं बढ़ी। दिन भर काम की दौड़ धूप में रहता, रात को होटल में लौट कर क्या करूँ, रुबाइयत के अनुवाद को स्वच्छ अक्षरों में लिखता, या दिन की दबी हुई किसी प्रेरणा को मधुशाला की चतुष्पति में उभारता। अखबार का एजेंट कुछ देर के लिए अनुभूतियों का कवि बन जाता। इसी को नियति का संकेत कहते हैं। दिल्ली के निकट के किसी शहर में था, खुर्जा, मेरठ या मथुरा में एकाएक ख्याल आया, शनिवार का दिन है, 2 घंटे का सफर है, क्यों ना दिल्ली पहुंचो, श्री कृष्ण को मिल इतवार उसी के साथ बिताऊं, उसे अपना रुबाइयत उमर खयाम का अनुवाद सुनाऊं। ये रचना उसे भी प्रिय लगेगी। युग में ही कुछ ऐसा था कि ये सब नवयुवकों को प्रिय था। उसने भी कभी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं उसका अनुवाद करूं। उसे पता भी नहीं कि मैं अनुवाद पूरा कर चुका हूं। उसे आश्चर्य और प्रसन्नता होगी। सोमवार को सवेरे की गाड़ी से चलकर काम पर पहुंच सकता हूँ। बस मैंने टाइम टेबल देखकर कार्यक्रम बना लिया। श्री कृष्ण को क्रांतिकारियों से सहानुभूति, ये मैं शुरू से जानता था। कालांतर में भी मैंने जाना कि उसका क्रांतिकारी से संपर्क है। 2-3 बार उसने मेरे पास ऐसे क्रांतिकारियों को भेजा था। व्यक्तिगत पत्र देकर, मैंने घनिष्ठ मित्र हैं, किसी निजी काम से इलाहाबाद जा रहे हैं, अपने पास 1-2 दिन ठहरा लेना। श्यामा अक्सर बीमार होकर अपने पिता के यहाँ रहती। मेरे पास 2 कमरे अपने थे, किसी को ठहरने में असुविधा नहीं होती। धनवंतरी मेरे पास ठहर चुका था। उसकी जेबों में पिस्तौल की गोलियां ऐसे भरी रहती जैसे मूंगफली के दाने। भगवती चरण की विधवा पत्नी दुर्गा भाभी अपने छोटे पुत्र को लेकर एक बार मेरे यहाँ ठहरी थी, जिसे जहाँ तक मुझे याद है वो सुशील नाम से पुकारती थी। एक और बार तो शायद चंद्रशेखर आज़ाद भी मेरे साथ ठहरे थे, तब तो मुझे पता ही नहीं लगा था। पर जब मैंने यशपाल का दादा कॉमरेड पढ़ा, तब मुझे निश्चय होगा कि यदि दादा कॉमरेड में यशपाल ने चंद्रशेखर आज़ाद का चित्र खींचा है, तो जो व्यक्ति मेरे यहाँ आकर ठहरा था वो तो आज़ाद ही थे। श्री कृष्ण ने मुझे बताया था कि उसने तो यशपाल को भी, जब वे फरारी की हालत में उसके घर दिल्ली से इलाहाबाद को रवाना हुए थे, तो मेरा पता देकर मेरे यहाँ ठहरने को कहा था। साथ में मेरे लिए एक किताब भी भेजी थी। लेकिन इलाहाबाद पहुंचकर यशपाल किसी कारण अपना नाम सावित्री देवी रख लेने वाली आयरिश महिला के साथ ठहर गए, जो हिवेट रोड पर कृष्णा प्रेस के ऊपर वाले कमरे में रहती थी, और उसी रात को वहीं से गिरफ्तार हुए। ऐसा याद पड़ता है कि अदालत में ये पूछे जाने पर कि सावित्री देवी की मुलाकात आपसे कहीं हुई थी, तो यशपाल ने कहा था एक ट्रेन यात्रा में। उसी रात यदि यशपाल मेरे साथ आकर ठहरे होते, मेरे घर से गिरफ्तार हुए होते, तो मेरा भी इतिहास कुछ दूसरा होता।
कभी-कभी छोटी-छोटी घटनाएँ कितनी दूरगामी परिणामों तक पहुँचाती हैं, उनसे बचा लेती हैं। यशपाल जिन दिनों नैनी जेल में थे, उन दिनों उनको गुप्त रीति से पत्र-पत्रिका पहुँचाने, जेल से लिखे उनके पत्र, कहानी आदि को बाहर निकलवाने में श्री कृष्ण के आदेश पर मैंने भी कुछ भूमिका अदा की थी, कभी-कभी अपने को खतरे में डालकर। क्रांतिकारियों में उन दिनों एक लड़की का भी नाम लिया जाता था, प्रकाशो। ऐसा सुना जाता था कि प्रकाशो अपने घर से संबंध तोड़ चुकी है, बड़ी सुंदर और होशियार है, यशपाल के साथ काम करती है, बम बनाती है, यशपाल से उनको प्रेम है। उसने यशपाल से विवाह करने का निश्चय कर लिया है, उसके नाम भी वारंट है और वह भी फरार है। यशपाल की गिरफ्तारी के बाद प्रकाशो कहीं गई, क्या करती, कहाँ छपी, इसका किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण उन दिनों दिल्ली में बाढ़ दीवार के एक 2 मंजिले मकान के ऊपर वाले तले में रहते। 7 माँ-बाप, 2 बहन, सबसे बड़ी बहन की शादी हो गई थी। श्री कृष्ण ऊपर वाले तले की छत पर बनी 3 तरफ से बंद एक परछती में रहता था। परछती नालीदार लोहे की चादर से छाई। बीए या बीकॉम करने के बाद उसने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। अर्जन करने का कोई काम ना करता था, शायद उसे मिला भी नहीं था और इससे उसके माता-पिता असंतुष्ट थे। वह सक्रिय क्रांतिकारी तो नहीं था, पर क्रांतिकारियों की क्रियाकलाप की उसे सूचना रहती थी और अपने सामर्थ्य और सीमा में उनकी हेल्प भी करता। जिस रात में दिल्ली पहुंचा, श्री कृष्ण घर पर ही था। खाना वाना खाते रात के 9-10 बज गए, पर मैं तो उसे अपना रुबाइये तुमर ख़याम का अनबाज़ सुनाने को उतावला हो रहा था। मैंने अपनी स्वच्छ लिपि में लिखी कॉपी निकाली और सासवर अपना अनबाज़ सुनाना शुरू किया। वह एक-एक रुबाई पर झूम उठा। मैंने स्वच्छ लिपि वाली प्रति उसे भेंट कर दी। वह बहुत खुश हुआ। जब मैं उसके साथ होता, मुझे आभास होता जैसे मैं करकल के साथ हूँ या जैसे करकल की छाया उसके आस-पास कहीं मंडरा रही है। ये अनुभूति मुझे एक मादक स्मृति में डुबोए रखती और इसमें श्री कृष्ण मुझे एक अलौकिक प्रेरणा निमज्जित रूमानी कवि के रूप में देखता। उसका मेरे इस रूप को दुलाना मुझे बड़ी आंतरिक सहलाहट सी देता। मुझे लगता जैसे कोई मेरे घायल मरहम पर अपनी कोमल-कोमल उँगलियों से कोई बड़ा आरामदेह मरहम लगा रहा हो। काव्य रस राग में डूबी हुई रात कैसे बीत गई हम दोनों को पता ही नहीं चला। इसके पूर्व कि हम थोड़ा सो लें, श्री कृष्ण ने मेरे कानों में धीमे से कहा, प्रकाश हो, दिल्ली में ही है, पड़ोस में ही, एक कटरा नील के एक मकान में छिप कर रहती है, कल मिलाऊंगा। तुम्हारे बारे में मैंने उसे काफ़ी बता रखा है, तुमसे मिलकर खुश होगी। बुरे दिन काट रही है, उससे मिलने की कल्पना में सुबह के कुछ घंटों की नींद उखड़ी उखड़ी सी रही। बात यह थी कि प्रकाशो श्री कृष्ण के जीवन की एक समस्या और जिम्मेदारी बन गई थी। यशपाल की गिरफ्तार होने के बाद क्रांतिकारी आंदोलन का आखिरी स्तंभ टूट चुका था। जो छुट-भइये थे, उनमें प्रभावकारी योजना बनाने वाला कोई दिमाग था नहीं। प्रकाशो अब कहाँ जाए, क्या करे, अपने भविष्य जीवन के लिए अपने को कैसे किस रूप में तैयार करे, और यह उसे करना था बिना अपने असली नाम को प्रकट किए हुए। अपने माँ-बाप के घर लौट जाने का प्रश्न ही नहीं था। वह घर से विद्रोह करके निकली थी। उसका घर लौटना न उसके स्वाभिमान के अनुरूप था और न घरवालों की सुरक्षा के हित में। उसके नाम सरकारी वारंट था, वो फरार थी, पुलिस उसके सुराग में थी। वो किन परिस्थितियों में श्री कृष्ण के संपर्क में आई थी, किन स्थितियों में उसका संरक्षण मांगने को विवश हुई थी, किन कारणों से श्री कृष्ण ने उसे आश्रय दिया था और किन संबंधों अथवा उपलब्धियों से उसकी रक्षा करने का दायित्व अपने ऊपर लिया, इसका मुझे कुछ पता नहीं। पर यशपाल के जेल से छूट कर आने तक और यशपाल को लंबी सजा मिली थी। प्रकाशों की देखरेख करना श्री कृष्ण अपना कर्तव्य समझता था। प्रत्याशा उससे यह की जाती थी कि वह परिवार की देखरेख करेगा। साधन उसके पास स्वावलंबन के लिए भी नहीं थे और भार उसने ले रखा था प्रकाशों के भरण पोषण का भी, उसे शिक्षित दीक्षित करा के स्वावलंबी बनाने का। घर वाले उसके इस पागलपन पर आश्चर्यचकित थे, असंतुष्ट या नाराज थे। उसकी थोड़ी-सी बातचीत से, उसकी आँखों से मुझे ये भाँपते देने लगी थी कि श्री कृष्ण प्रकाशों से केवल शुष्क कर्तव्यवश आबद्ध नहीं है, वह उसे कहीं अपनी भावना के सरस तंतुओं से भी जुड़ गया है। जब मैंने प्रकाशों को और उसको साथ देखा, चाहे थोड़ी देर के लिए, मैं समझ गया कि प्रकाशों भी उन्हें बटन और दृढ़ बनाने की ओर कम उत्सुक, सचेत और प्रवृत्त नहीं। यशपाल की ओर संकेत श्री कृष्ण भैया कहकर करता था और इस आधार पर प्रकाशों यशपाल की वाग्दत्ता और उसने अपने और उसके बीच देवर भाभी का नाता बना लिया था। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के बाने के लिए, क्योंकि हमारा समाज सम्मानित नातों की सूची के बाहर किसी युवक युवती के जोड़े को संदेह की दृष्टि से देखता। भारतीय समाज में देवर भाभी का नाता बड़ा लचीला है। यह लक्ष्मण की भाभी सीता से लेकर निबला की मेहरारू तक खिंचता है, जिसे गांव भर अपनी भौजाई बना लेता है। दूसरे दिन इतवार था। कटरा नील की एक गली में गुड़ सुंदरी नाम की एक लड़की रहती थी। यथा नामना तथा गुड़, श्री कृष्ण की कोई परिचिता सहेली, जिसके यहाँ उसने प्रकाशों को टिका दिया था। श्री कृष्ण को पुलिस संदेह की दृष्टि से देखती थी। सादे कपड़ों में एक सिपाही उसके घर की गली के सामने खड़ा रहता था कि उसकी हरकतों पर नजर रखे, पर श्री कृष्ण पुलिस की आंखों में धूल झोंककर उसे किसी न किसी तरह का चरका देकर गली से निकल जाता और प्रकाशों को मिलाता था। उस दिन भी गली से बाहर निकलने पर उसने देखा कि सिपाही किसी से बात कर रहा है। यह बात करने वाला प्रायः श्री कृष्ण के ही भेजे होते, और भाग कर एक गली में घुस गया। उसने मुझे इशारा किया कि मैं भी आ जाऊं। वो पीछे पीछे मुड़कर देख लेता कि कोई पीछुआ तो नहीं रहा है। इस गली से उस गली से किस गली में मुड़ते भागते हम एक घर में धस पड़े। गुरसुंदरी ने ऊपर के कमरे की ओर इशारा किया और हम दो दो सीढ़ियां फांद के कमरे में प्रकाशु विराह विद्रू सी बैठी, एक हरे बदन की, गोरे रंग की सुडौल नाक, नक्श की सुरमई आंखों वाली, सुनहरे बालों में कुछ कुछ बल
शायद हल्की हरे रंग की साड़ी में। एकाएक उसे देखते ही मुझे चंपा की याद आ गई। शायद वहाँ कोई ना होता तो मैं उसे चंपा कहकर पुकार ही उठता। थोड़ी देर देखने और थोड़ी बहुत बात करने से मुझे आभास हुआ कि चंपा से उसमें एक निश्चित अंतर है। चंपा की आंखों में एक भोलापन था, प्रकाशों की आंखें प्रतिपल सतर्क सचेत सजग थी। मुझे याद नहीं कि उस दिन क्या हमारी बातें हुई, पर उसने बीच की औपचारिकता हटानी चाहिए। श्री कृष्ण प्रकाशों को रानी कहता था, शायद यह नाम उसे यशपाल ने दिया था। उसने मुझे कहा, तुम भी मुझे रानी कहो, कहा करो। श्री कृष्ण ने मुझसे कहा, तुम पहले निकल कर घर की तरफ चलो, मैं थोड़े समय पीछे निकालूंगा। हमारा साथ चलना खतरे की बात होगी, खासकर तुम्हारे लिए। कोई रास्ते में पूछे तो मत बताना कि तुम्हारा नाम क्या है या तुम कहाँ गए थे। किसी अजनबी को हमसे ये जानने का अधिकार नहीं है। मैं चुपचाप घर से बाहर हो गली से श्री कृष्ण के मकान की ओर जब चला तो सोच रहा था कि दुनिया में क्या हर जगह बच्चन और चंपा की कहानी दोहराई जा रही है। दिन में श्री कृष्ण से परिवार के लोगों से बात करके लगा कि श्री कृष्ण कुछ उसी मना स्थिति परिस्थिति से गुजर रहा है जिससे मैं गुजर चुका हूँ। श्री कृष्ण और प्रकाशों को साथ देकर करकल और चंपा की स्मृतियों को उनसे जोड़कर अपने किसी विगत रूप को उनमें बिंबित पाकर मेरी सृजन चेतना में एक उबाल साया और मधुशाला की रुबाइयां जैसे उफन उफन कर कागज पर फैलने लगी। 3 महीने में संयुक्त प्रांत के 52 जिलों का दौरा कर मैं पायनियर को वापस लौटा। कई जिलों का आवश्यकता अनुसार कई बार। संवाददाता का मेरा काम संतोषजनक था, पर प्रचारक का नहीं। मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जनता का मूड बदल गया है, पायनियर बिना अपनी नीति बदले लोकप्रिय नहीं होगा। मैं ये सपना देख रहा था कि दफ्तर में अस्थायी रूप से मुझे रख लिया जाएगा, पर यह क्या, मुझे जवाब मिल गया। जब मैं चला था तब श्यामा की और अपने सुख में ना सही तो सुविधा में जीवन की कैसी कल्पना लेकर साथ चला था। दफ्तर से मैं निकला तो मैंने अपने को शलू की हांडी के नीचे सेक चिली ब्राह्मण की तरह पाया। मैंने तन पर शत्रु की जगह 52 जिलों की धूल कर। पिताजी ने इस आशा में कि हम घर की अच्छी आमदनी अस्थायी रूप से होने लगेगी, छोटी बहन की शादी हो जाएगी। कुछ लोग कहा करते थे कि दौरे की बीमारी प्राय लड़कियों की शादी के बाद अच्छी हो जाती है। बहन की शादी के लिए कुछ रुपए उन्होंने अलग जमा कर रखे थे। मेरी छोटी बहन का विवाह सीपी एमपी के अनूपपुर के जमींदार बाबू सुंदरलाल से हो गया। शादी के अवसर पर शालिग्राम सपत्नीक आए तो पता लगा क्योंकि उनकी पत्नी का पैर भारी है और उन्हें एनीमिया की बीमारी है। बीमारी इस घर में अब अति परिचित सी अवज्ञा हो गई थी। इलाज सामर्थ्य के अनुसार होता रहा। समय से एक बच्ची हुई, पर थोड़ी काल के अंतराल से बच्ची और बच्ची की माँ भी चली गई। शादी मौज जैसे हाथ बांधे घर में आई। एक दिन घर से डोली निकल गई, एक दिन अर्थी। डोली और अर्थी जीवन में साथ साथ जगह करेगा अमृत, मरघट जगह करेगी मधुशाला।